राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भाषा शिक्षण के संबंध में की गई संस्तुति, प्रस्तुति एवं क्रियान्वयन के संबंध में वेबिनार के छठे दिन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज जिस बिंदु पे हम बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सदानंद शाही जी अपनी विचार रखेंगे विभिन्न स्थानीय भाषाएं और हिंदी पे। उसके पहले मैं डॉक्टर शीला सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना मत देते हुए, अपना विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करने की कृपा करें। डॉक्टर शीला सिंह जी। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण हेतु की गई संस्तुति, प्रस्तुति एवं क्रियान्वयन के संबंध में समझ बनाने हेतु 6 दिवसीय इस वेबिनार के आज अंतिम दिन आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हम अवगत हैं कि शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा को शक्ति के रूप में माना गया है और उसके प्रोत्साहन की बात कही गई है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा या मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और आसानी से समझ लेते हैं, बजाय पाठ्य पुस्तक में दी गई भाषा के। अतः बच्चे को उसकी स्थानीय या घर की भाषा को ही यथासंभव शिक्षण का माध्यम बनाया जाए और फिर धीरे धीरे उसे मानक भाषा की ओर ले जाया जाए। इस शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं पर विशेष जोर दिया गया है। स्थानीय भाषा की विविधता की बात करें तो कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, अर्थात थोड़ी थोड़ी दूर पर ही बोली बदल जाती है। इसी आधार पर भाषाओं का विभाजन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ विभिन्न स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मगही, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये भाषाएं हिंदी भाषा से अलग नहीं हैं, बल्कि ये हिंदी भाषा की ताकत हैं। ये अपने शब्द भंडार से हिंदी भाषा को समृद्ध बनाती हैं। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आज के वेबिनार का विषय विभिन्न स्थानीय भाषाएं और हिंदी रखा गया है। इस विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो हिंदी और भोजपुरी भाषा में अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण साहित्य क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आप हैं हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर सदानंद शाही जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी इस वेबिनार में उपस्थित शिक्षक भाई बहनों के बीच आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। आपकी उपलब्धियां: आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संस्थापक और समन्वयक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रेमचंद साहित्य संस्थान के संस्थापक और निदेशक रहे हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के एसोसिएट रहे हैं। जर्मनी की डॉट फेलोशिप के तहत साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग जर्मनी में विजिटिंग फेलो रहे हैं। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन जर्मनी में और पेरिस फ्रांस में आपने कबीर विषयक व्याख्यान दिया है। इटली के तुरिनो विश्वविद्यालय में भी आपने कबीर विषयक व्याख्यान और काव्य पाठ किया है।
विश्व भोजपुरी सम्मेलन मॉरिशस में आपने प्रतिभाग किया है, 3 बार प्रतिभाग किया है। न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में 2007 में आपने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के निमंत्रण पर आपने 2017 में सिंगापुर की यात्रा की है। आपकी विषय विशेषज्ञता सिद्धनाथ और संत साहित्य में है। सम्मान की बात करें तो आपको मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा विश्व भोजपुरी सम्मान 2014 में, शब्दम सम्मान 2017 में और सुखदेव सिंह स्मृति कबीर विवेक सम्मान 2019 में प्रदान किया गया है। आपके प्रमुख प्रकाशन असीम कुछ भी नहीं कविता संग्रह है, सुख एक बासी चीज है कविता संग्रह है, माटी पानी कविता संग्रह है, मेरे राम का रंग मजीठ है बेगमपुर की कविता, अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत काव्य, हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर का हिंदी अनुवाद, दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद, स्वयंभू, हरिऔध रचनावली, परंपरा और प्रतिरोध, मुक्तिबोध, आत्मा के शिल्पी, गोदान को फिर से पढ़ते हुए, शिक्षा और स्वाधीनता, महामना मदन मोहन मालवीय, बंगला और अंग्रेजी से हिंदी में कुछ अनुवाद प्रकाशित हैं। साहित्यिक पत्रिका साखी और कर्मभूमि का आपके कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से संपादन हो रहा है। कबीर, पलटू दास और प्रेमचंद पर किताबें आपकी प्रकाशनाधीन हैं और इसी तरह से मातृभाषा की नागरिकता की नामक पुस्तक अभी प्रकाशनाधीन है। आपकी उपलब्धियां आपकी विद्वता साहित्य सेवा को स्वयं प्रमाणित करती हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ आज के वक्ता डॉक्टर साहब को इस वेबिनार में आमंत्रित करती हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि इस विषय पर प्रकाश डालते हुए हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर साहब। बुढ़िया की आवाज बुढ़िया आवाज नहीं है। धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। मैं आप सबके प्रति आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर और अपने महत्वपूर्ण मंच पर मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आज का विषय जो मुझे दिया गया है, विभिन्न स्थानीय भाषाएं और हिंदी, और संदर्भ यह है कि जो अभी 2021 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उस नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को लेकर के जो विचार किया गया है, और एक बात जो बहुत दिन से प्रतीक्षित थी, उसको क्रियान्वित करने का संकल्प लिया गया है, उसके संदर्भ में बात करने की बात कही गई है मुझसे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषाओं के उपयोग की बात की गई है और दर्जा 8 तक मातृभाषाओं में शिक्षा हो, यह बात उसमें उस नीति के स्तर पर उसमें स्वीकार किया गया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्वागत योग्य विचार है। क्यों इस विचार का स्वागत होना चाहिए? क्योंकि मातृभाषाओं का जो संबंध है वो हमारी मौलिकता से है, हमारी सृजनशीलता से है। एक बात तो ये, हम सब जो भाषा में काम करते हैं, पठन पाठन से जुड़े हुए हैं, भाषा के पठन पाठन से जुड़े हुए हैं और पठन पाठन मात्र से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके सामने ये बात तो स्पष्ट ही है कि
भाषा के बारे में जो एक प्रचलित अवधारणा है कि भाषा संवाद का माध्यम है, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, मैं समझता हूं कि भाषा के बारे में भाषा की भूमिका के बारे में बहुत ही अधूरी और एक तरफा एकांगी कथन है। भाषा संवाद करती है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाषा की भूमिका इससे इतनी ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। अगर केवल इतनी ही होती भाषा की भूमिका, तब तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा जीवन है, हमारे उस जीवन के साथ हमारी भाषा का जो संबंध है, वह बहुत गहरा संबंध है, बहुत व्यापक संबंध है। इसलिए जिन्हें मातृभाषाएं कहा गया, जिन्हें आज के व्याख्यान विषय में स्थानीय भाषाएं कहा गया है, आशय मातृभाषाओं से है। एक तो ये सीधे समझ लीजिए कि जब हम दर्जा 1 में कोई बच्चा आता है और उसके घर पर मान लीजिए कि भोजपुरी में बातचीत होती है, और भोजपुरी भाषा के व्याकरण को, उसकी ध्वनियों को, उसके उच्चारण को वो बच्चा जन्म से ही सीख रहा है। अब जब वो 3-4 साल का हो गया है और विद्यालय में आया है, आते ही उसके सामने हम एक दूसरी भाषा का व्याकरण, दूसरी भाषा की शब्दावली, दूसरी भाषा का उच्चारण आदि उसके सामने जब आता है, तो अचानक वह बच्चा अकबका जाता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, वो सीखने की प्रक्रिया मातृभाषा में कहीं ज्यादा आसान और सरल है, क्योंकि जैसे ही मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में को हम सीखने की प्रक्रिया का माध्यम बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे अड़चन आते हैं, बहुत सारे अवरोध आते हैं। व्याकरण अपने आप में एक अवरोध है। तो मैं समझता हूं कि यह जो विचार है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषाओं में हो, एक स्वागत योग्य विचार है। आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि आजादी के बाद हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि निरक्षरता बहुत थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो साक्षरता को एक अभियान की तरह चलाने की बात थी। तो उस समय हिंदी के और भोजपुरी के एक बहुत बड़े सपूत राहुल सांकृत्यायन ने एक प्रस्ताव दिया था कि अगर मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए, तो ये जो साक्षरता का लक्ष्य है, उसको हम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि तब हमें दुनिया भर की चीजें, जो व्याकरण है, जो उच्चारण है, जो भाषा बनाने का कौशल है, भाषा की संरचना है, शब्दों का ज्ञान है, शब्दों की अर्थ रचना है, ये सारी चीजें अपने सामाजिक परिवेश से सीख करके बच्चा आया हुआ है। केवल उसे हमें अक्षर ज्ञान करा देना है और इतने मात्र से ही हम उसको शिक्षा के दायरे में ला सकते हैं। ये प्रस्ताव राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो आज अगर हम इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है। एक और बात है जो मैं शुरू में कह रहा था कि भाषा की भूमिका को लेकर के
हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और मान लेते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। वैसे तो हमारे एक मित्र कहा करते हैं कि भाषा जितना ही विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, उतनी ही भाषा विचारों को छुपाने का भी माध्यम है। और अगर कोई आदमी या हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में भी भाषा का ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो बहरहाल वो एक दूसरी बात है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाषा का संबंध हमारे जीवन मूल्यों से भी है और बहुत गहरा है। भाषाएं एक तरह से, कोई किसी फैक्ट्री में भाषाओं का निर्माण नहीं हुआ है जिन्हें हम आज स्थानीय भाषा कह रहे हैं या मातृभाषा कह रहे हैं, या मैं उनको जनपदीय भाषाएं कहता हूं। तो ये जनपदीय भाषाएं जो हैं या कोई भी भाषा किसी कारखाने में नहीं बनती, कोई किसी उद्योग से भाषा का निर्माण नहीं होता। भाषा के निर्माण का जो विशाल कारखाना है वह मानव समुदाय है, मानव समाज है। हजारों वर्षों के व्यवहार के बाद, जीवन व्यवहार के बाद एक भाषा अस्तित्व में आती है और उस भाषा के भीतर उस समाज का, उस भूगोल का, उस भूमि का, उस पर्यावरण का, उस परिवेश का जो अनुभव संपदा है, जो उसकी ज्ञान संपदा है, वह सब उस भाषा में निबद्ध होती है। हमारे यहाँ एक बहुत व्यवस्थित चिंतन रहा है भाषा को लेकर के, और पाणिनि से लेकर के उस चिंतन की परंपरा आज तक मौजूद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक वैचारिक आंदोलन अपने समय में शुरू किया था और उस आंदोलन में बहुत सारे मनीषी उस समय जुड़े थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जुड़े थे, आचार्य नरेंद्र देव जुड़े थे, स्वयं राहुल सांकृत्यायन जुड़े थे, बनारसी दास चतुर्वेदी जुड़े थे। तो उनका कहना ये था, वो इस बात को एक त्रिकोण के माध्यम से समझाते हैं कि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, तो भूमि पर जो बसने वाले लोग हैं और उन लोगों की जो संस्कृति है, जो भाषा है, इन तीनों में एक गहरा संबंध होता है। कोई भाषा जब बनती है, कोई भाषा जब आकार लेती है, तो उसके आकार लेने में, उसके बनने में उस भूमि का, उस भूमि के भौगोलिक पर्यावरणीय प्रभाव का उस भाषा के निर्माण में योगदान होता है, एक अनिवार्य योगदान होता है। तो इसलिए जिस प्रकृति परिवेश में भाषा का जन्म हुआ है, उस प्रकृति परिवेश की हजारों वर्षों की अनुभव संपदा और ज्ञान संपदा उस भाषा में निहित होती है। तो एक तरह से भाषाएं केवल विचारों के संवहन का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभव के, ज्ञान के, जीवन मूल्य के कि एक तरह से भाषा उसका स्मृति कोश है। आज की भाषा में कहें, आज की शब्दावली में कहें, तो भाषाएं हमारे समाज की मेमोरी कार्ड, हमारे समाज की जो हजारों वर्षों की स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां हमारी भाषा में निबद्ध होती हैं। इसीलिए जब एक कोई भाषा मरती है, और हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में ये जो विकास की एक आंधी सी चली हुई है, उस आंधी के में हमारी तमाम सारी भाषाएं
लुप्त होने के कगार पर हैं, बहुत सारी लुप्त हो गई हैं। तो भाषा जब लुप्त होती है तो उसके साथ एक पूरी विचार और ज्ञान और विवेक और अनुभव का खजाना लुप्त होता है। मैं समझता हूं कि यह जो मातृभाषाओं का उपयोग प्राथमिक शिक्षा में करने का विचार है, वह विचार इसलिए भी स्वागत योग्य है कि इस माध्यम से जो हमारी जनपदीय भाषाएं अलग अलग कारणों से विलुप्त होने के कगार पर हैं, खत्म होने के कगार पर हैं, वो उन्हें बचाया जा सकेगा और उनके भीतर निहित जो ज्ञान और अनुभव और मूल्य के, मैं बार बार मूल्य की बात कर रहा हूं। आजकल विश्वविद्यालयों में, और केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी की पूरी जो शिक्षा का ताना बाना है, उस शिक्षा के ताने बाने में वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा की बात की जा रही है। क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि ये जो विकास का एक नरेटिव चल पड़ा है, उस नरेटिव में कई बार मूल्य का अर्थ हमारे लिए प्राइस होके रह गया है। कोई भी चीज पैसे में उसका क्या वजन है, इसीलिए वह मूल्यवान है अथवा नहीं है। तो इस चिंता से उबरने के लिए एथिक्स की शिक्षा हम लोग पाठ्यक्रमों में दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम अपनी मातृभाषाओं से विच्छिन्न हुए। हमारी मातृभाषाओं में, मैं जिस अनुभव संपदा की बात कर रहा हूं, बहुत सारी मूल्य शिक्षा अपने आप मातृभाषाओं से मिल जाती रही। एक कहानी आप सबके ध्यान में होगी और मैं समझता हूं कि थोड़े बहुत फेर बदल के साथ वो भोजपुरी में भी है, वो अवधी में भी है, वो ब्रज में भी होगी, वो मैथिली और मगही और बुंदेलखंडी तमाम भाषाओं में वो लोक कथा होगी। मैं उस चिड़िया की बात कर रहा हूं जिसका दाना खूंटे में फंस गया है और उस दाने को वापस पाने के लिए वो चिड़िया दौड़ लगाती है, बढ़ई के पास जाती है, राजा के पास जाती है, रानी के पास जाती है, सांप के पास जाती है, लाठी के पास जाती है, आग के पास जाती है, समंदर के पास जाती है, पानी के पास जाती है, हाथी के पास जाती है, चींटी के पास जाती है, निरंतर प्रयास करती है। और अपने इस प्रयास में जो मानवेतर जगत है, जो प्रकृति है, प्रकृति की जो अनेक उपादान हैं, जिन सबसे मिलकर हमारा यह जीवन बनता है, जिनके भीतर हमारा यह जीवन संभव होता है, उन सबके पास वो चिड़िया जाती है और उसमें उसकी जिजीविषा का पता चलता है। और हमारे जीवन के जो संदर्भ हैं, ये जो आजकल हम लोग मैं बहुत करने लगे हैं, हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, हमको ये लगता है कि ये जो धरती है, ये जो प्रकृति है, ये धरती का जो वैभव है, वह सिर्फ मनुष्यों के उपभोग के लिए बनाया गया है और उस पर मनुष्य बेइंतहा उपभोग उसका कर सकता है, कोई उसकी रोक टोक नहीं है। ऐसा बोध हमको इस विकास के मेगा नरेटिव ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो जनपदीय भाषाएं हैं, उनमें एक मूल्य विधान भी है, जो मूल्य विधान हमको बताता है कि नहीं, पृथ्वी की नागरिकता सिर्फ मनुष्य को हासिल नहीं है। पेड़ शायद
वृक्ष शायद मनुष्य से पुराने नागरिक हैं इस पृथ्वी के। तो पृथ्वी के जितने भी नागरिक हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो जल है, जो प्राकृतिक संपदा है, जो भूगर्भ संपदा है, उन सबके बीच हमारा जीवन संभव होता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उन सब चीजों को बनाए रखें और बचाए रखें। तो ऐसी बहुत सी कहानियां, ये चिड़िया और बढ़ई और दाने वाली जो कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, गीत हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, शब्दावली है, जो अपने आप बिना पाठ्यक्रम के हमको मूल्य की शिक्षा बना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ही है एक उन्नत मनुष्य का संभव होना। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा केवल पूजा करने के लिए नहीं है, उसमें बहुत सी मूल्यवान बातें हैं। कभी कभी हमें उन मूल्यवान बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वैदिक ऋषि कहता है मनुर्भव, हम मनुष्य बने। मनुष्यता केवल इस बात में नहीं है कि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, बल्कि मनुष्यता में कुछ श्रेष्ठ मानवीय गुण हैं। उन गुणों को अपने भीतर आत्मसात करके, उन गुणों को अपने भीतर स्थापित करके हम मनुष्य हो सकते हैं। शिक्षा मूलतः यही काम करती है कि वह हमें एक उन्नत मनुष्य बनाती है। और यह जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया है, बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया है, इसके बहुत सारे सूत्र हमारी मातृभाषाओं में, हमारी जनपदीय भाषाओं में निबद्ध है, पहले से मौजूद हैं। इसीलिए आधुनिक हिंदी के जो निर्माता हैं, हमारी इसी बनारस की धरती के भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। कई बार बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि साहब भाषा की उन्नति से क्या होगा, सभी उन्नतियां कैसे भाषा की उन्नति से हासिल की जा सकती हैं। लेकिन भारतेंदु कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो ये जो भाषा के जितने, भाषा के कोश में जितनी चीजें हैं मौजूद, उन सभी चीजों की शिक्षा वो भाषा अपने आप हमको दे देती है और हमें मनुष्य बनाती है। और ये ध्यान रहे कि अगर हम मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो उन्नति किस बात की, बाकी उन्नतियां किस बात की। हमारे पास बहुत सी शक्ति हो जाए, बहुत सी संपदा हो जाए, आज दुनिया जिस चिंता से गुजर रही है, एक तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के बादल में, दुनिया के आसमान में मंडरा रहा है। मंडरा क्या रहा है, उसका ध्वंस, उसके ध्वंस का एक बहुत ही घातक रूप हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी संपदा, बहुत सारी संपत्ति के बावजूद अगर हम मनुष्य नहीं हैं तो हमारी उन्नति किस काम की, हमारा विकास किस काम का, हम किस काम की। इसलिए भारतेंदु की जो बात है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, उसके मर्म को, उसके गहरे विस्तार में,
उसकी गहराई में उसको समझने की और विचारने की जरूरत है। भारतेंदु ने एक और बात कही थी, भाषा के साथ एक और उन्नति की बात भारतेंदु कहते हैं। भारतेंदु का जो सबसे बहुत ही प्रौढ़ और प्रसिद्ध व्याख्यान है, बलिया में जो दिया था, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, उसमें एक और बात वो कहते हैं कि सभी उन्नतियों के मूल में धर्म की उन्नति है। अब साहब लीजिए, मजा हो गया। एक तरफ कह रहे हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सभी उन्नतियों का मूल धर्म में है। अगर आप ध्यान से भारतेंदु के उस निबंध को पढ़ेंगे तो भारतेंदु उसमें बताते हैं कि धर्म और कुछ नहीं है, एक उन्नत मनुष्य बनने के सिवा मनुष्यता के जो सद्गुण हैं, मनुष्यता की जो चरित्र लक्षण है, जिसको हमारे वैष्णव कवियों ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो वो जो बेहतर मनुष्यता है, उस बेहतर मनुष्यता को हासिल करना, और भाषा को उन्नति की मूल में इसलिए रखा कि जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, निज भाषा है, उस निज भाषा के जो संघटक तत्व हैं, उन संघटक तत्वों में मूल्य और धर्म और मनुष्यता के बहुत सारे मूल्य अपने आप रचे बसे हैं। भारतेंदु बताते हैं कि धर्म जो है आचार नहीं है, वह एक तरह से विचार है। और जो मनोर्भव होने की संकल्पना हमारे वैदिक ऋषियों ने की, उस संकल्पना को अपने समय के हिसाब से आयत्त करना, अपने समय के हिसाब से अपने भीतर आहूत करना और उसे संभव करना, यह शिक्षा का, भाषा का और धर्म का उद्देश्य है। ये भारतेंदु हमको बताते हैं। और इन सभी चीजों के सूत्र हमारी मातृभाषाओं में मौजूद हैं, हमारी जनपदीय भाषाओं में मौजूद हैं, और इसलिए मौजूद हैं कि उनमें जो मूल्य के, आदर्श के, अनुभव के जो सूत्र हैं वो कहीं से आयातित नहीं हैं, बल्कि उस भूमि में ही पैदा हुए हैं। हजारों वर्षों से हमारे पुरखे जिस भूमि में निवास कर रहे हैं, जिस प्रकृति में निवास कर रहे हैं, उस भूमि, उस प्रकृति में रहते हुए जो अनुभव संपदा हमने प्राप्त की है, वह उस अनुभव संपदा का उसमें मौजूद है। इसलिए मातृभाषाएं, जब मैंने शुरू में कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है, और ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं, दुनिया भर के शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर विचार किया है और ये प्रस्ताव किया है कि मातृभाषाएं कम से कम बुनियादी शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। तो ये दुनिया भर के शिक्षाविदों का विचार है, मैं उसे सिर्फ दोहरा रहा हूं। अब रहा सवाल हमारी मातृभाषाओं का, हमारी जनपदीय भाषाओं का, हमारी स्थानीय भाषाओं का हिंदी से क्या संबंध रहे, तो ये बताने और अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि ये जितनी भी हमारी जनपदीय भाषाएं हैं वह बहुत पुरानी है। और मैं जिस हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं, और आज की तारीख में जिसे हम हिंदी कहते हैं, उस हिंदी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। उस हिंदी का इतिहास 200
वर्ष पुराना इतिहास है और इन मातृभाषाओं का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है, कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, इन सारी जो जिनको हम जनपदीय भाषाएं कह रहे हैं उनका इतिहास, मगही हो, मागधी हो, मैथिली हो, इन सब का इतिहास कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। याद करिए, इन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1872 में एक संपादकीय लिखा था जिसमें कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी एक समय की जरूरत थी और उस जरूरत से पैदा हुई। हमारे इस महादेश के भीतर स्वाधीनता की चेतना जो पैदा हो रही थी, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की जो चेतना पैदा हुई थी, उस चेतना के संवहन के लिए एक अखिल भारतीय भाषा की जरूरत थी और उस जरूरत के नाते हिंदी का जन्म हुआ और हिंदी के जन्म में, हिंदी के विकास में इस पूरे महादेश का योगदान है। लेकिन वह आज हमारे विचार का विषय नहीं है। सिर्फ हम अपने को वहीं तक सीमित रखेंगे कि हमारी जो हिंदी है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उस हिंदी का इन जनपदीय भाषाओं के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, इन दोनों का के बीच का व्यवहार कैसा हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषाएं, भाई हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और हम मूर्तियां देख के बता सकते हैं कि ये शिव की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, ये दुर्गा की मूर्ति है, ये सरस्वती की मूर्ति है। लेकिन सरस्वती एक ऐसी देवी है जो अपने आप को भाषा के रूप में ही प्रकट करती है। सरस्वती का मूर्त विग्रह होती है भाषाएं। सरस्वती कहीं की हो, किसी देश की, किसी भूगोल की, अपने को प्रकट वो भाषा में करती हैं, तो भाषाएं सरस्वती का मूर्त विग्रह है। तो एक बात अगर ये हमारे दिमाग में साफ है तो यह बात भी हमारे दिमाग में साफ होगी कि न कोई भाषा छोटी होती है, न कोई भाषा बड़ी होती है। हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक प्रोजेक्ट के तहत ये बताया गया कि ये जो वर्नियाकुलर्स हैं, एक खास तरह के नाक सिकुड़ू उच्चारण के साथ देसी भाषाओं को हीन बताने की जो औपनिवेशिक अभियान था, उस अभियान ने भाषाओं को हीन बताने का काम किया। और इस मामले में मैं ये बात और जोड़ना चाहता हूं कि हर बात के लिए औपनिवेशिक लोगों को, उपनिवेशवादियों को, औपनिवेशिक सत्ता को, जो हमारी आदत बन गई है कि हर चीज में हम दूसरे को दोष दे करके अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे रहते हैं। विचार करिए तो केवल यह बात नहीं है कि औपनिवेशिक लोगों ने भाषा को लेकर के एक स्तरीकरण बनाया कि अमुक भाषा श्रेष्ठ है और अमुक भाषा हीन है, अमुक भाषा अमुक लोगों की है, अमुक लोग इसका व्यवहार करते हैं इसलिए यह श्रेष्ठ है, और तमुक भाषा हीन है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले तमुक लोग हैं, उनका रंग ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, उनका कार्य ऐसा है, आदि आदि इत्यादि।
लेकिन अंग्रेजों की, उपनिवेशवादी प्रभुओं की यह बात हमारे दिमाग में इसलिए घर कर गई, अंग्रेजी सत्ता की भाषा है और ये जो देसी भाषाएं हैं, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, और ये जो देसी भाषाएं हैं वो गंवारों की और पिछड़े हुए लोगों की भाषाएं हैं, जो जनपदीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं जिनको आप कह रहे हैं। इस बात को हमने कैसे अपने दिल दिमाग में बैठाया? क्योंकि एक बात पहले से हमारे दिमाग में थी, एक जो सामाजिक परिवेश हमारा था, उस सामाजिक परिवेश में ये बात हमारे घुट्टी की तरह हमको पिलाई गई है कि हमारी सामाजिक संरचना में कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं। एक ऐसी सामाजिक संरचना में हम हैं जिस सामाजिक संरचना में हमको अपने से एक छोटे की तलाश होती है और उसकी तुलना में ही हम अपने को बड़ा साबित कर पाते हैं या बड़ा महसूस कर पाते हैं। तो इस चेतना ने उपनिवेशवादियों की इस बात को कि अमुक भाषा श्रेष्ठ है और अमुक भाषा हीन है, इस बात को स्वीकार करने में, आत्मसात करने में हमारी मदद की। इसलिए मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ दोष हमारा भी है। हम इतने नालायक लोग नहीं थे कि हम अपने लिए दोष भी न पैदा कर पाए, तो कुछ दोष हमने भी पैदा किए। इसको जब आप जिम्मेदारी से स्वीकार करेंगे तभी इस दोष से, इस गलती से, इस भूल से ऊपर उठ सकेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भाषा छोटी नहीं होती है। सभी भाषाएं विद्या की देवी सरस्वती की मूर्त विग्रह हैं। सभी भाषाएं समान हैं। अवधी हो, ब्रज हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, छत्तीसगढ़ी हो, बुंदेलखड़ी हो, कितनी भाषाओं का नाम लें। हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस देश में हजारों नदियां बह रही हैं और नदियों की गोद में, नदियों के पेटे में अपार जलराशि हहराते हुए समुद्र की ओर जा रही है। हम ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जिस देश में हजारों भाषाएं बोली जा रही हैं। सरस्वती हजारों रूपों में हमारे देश में अवतरित हो रही हैं। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। तो भाषाओं का एक कुटुंब है, भाषाओं का एक संयुक्त परिवार है। और ये जो हिंदी के साथ उसका जो नाता है वो बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय जरूरत थी, एक स्वाधीन चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको सूत्रबद्ध करने के लिए अखिल भारत में हिमालय से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसे प्रवाहित करने के लिए, फैलाने के लिए एक नई भाषा की जरूरत थी। और उस चेतना के साथ हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी के विकास में आप देखें तो पाएंगे कि इन जनपदीय भाषाओं का एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें। जब हम बताते हैं कि हिंदी का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है, तो इतिहास कहां से हम शुरू करते हैं? कौन सा साहित्य उसमें मौजूद है जिसे हम हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं? उस स्वर्ण काल में ब्रजभाषा है, उस स्वर्ण काल में अवधी है, उस स्वर्ण काल में भोजपुरी है, उस स्वर्ण काल में मैथिली है। तो हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्ष का इतिहास है वह इन जनपदीय भाषाओं के ही साहित्य का इतिहास है।
अब जब एक नई जरूरत के लिए नई भाषा हमारे देश में बन रही थी, तो उस भाषा ने अपनी प्राण शक्ति कहां से प्राप्त किया? उस भाषा को जो प्राण शक्ति मिला, उस भाषा को जो जीवन मिला, वह जीवन, वह प्राण शक्ति, देखिए कबीरदास बनारस के ही कवि कहते हैं, भाषा की विशेषता बताते हैं कि भाषा बहता नीर, जिसमें सहज प्रवाह हो। भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे नदी का जल। तो नई हिंदी जब बन रही थी, जिसके लिए भारतेंदु ने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली, तो वह हिंदी अपना प्राण रस इन्हीं जनपदीय भाषाओं से प्राप्त कर रही थी। इन जनपदीय भाषाओं के संपर्क से ही हिंदी प्राणवान हो रही थी। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि अगर भोजपुरी विकसित होगी, अगर अवधी विकसित होगी, अगर ब्रज विकसित होगी, अगर बुंदेलखंडी विकसित होगी, अन्य भाषाएं अगर विकसित होंगी, तो हिंदी का क्या होगा? हिंदी तो खत्म हो जाएगी। ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ये वे लोग हैं जो हिंदी को जानते नहीं हैं, हिंदी को पहचानते नहीं हैं, एक ऐसी हिंदी बनाना चाहते हैं जिसमें शब्द तो हो, भाव न हो, जिसमें व्याकरण तो हो, जिसमें मानक स्वरूप तो हो, लेकिन जीवन गायब हो। वे एक ऐसी हिंदी बनाना चाहते हैं। वे एक ऐसी हिंदी बनाना चाहते हैं जिस हिंदी में जैसे किसी का चित्र हो, खूब रंगीन हो। चित्र चाहे जितना रंगीन हो, फोटो चाहे जितना सुंदर हो, जितने हजार लाख के कैमरे से खींचा गया हो, चित्र कभी भी मनुष्य का, जीवित मनुष्य का विकल्प नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग हिंदी को, जो हिंदी को जनपदीय भाषाओं से, स्थानीय भाषाओं से काट कर रखना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनकी बलि लेकर ही हिंदी का विकास हो सकता है। वे लोग दरअसल हिंदी की प्रकृति नहीं जानते हैं, हिंदी क्या है यह भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं, आप गौर से उनकी हिंदी देखिए तो वो हिंदी हिंदी नहीं होती, वो अंग्रेजी का अनुवाद होती है। जब वो कहते हैं कि क्या लोगे, आप उनके घर जाएं और घर का जो आपका आतिथेय है वो कहे क्या लोगे, तो वो हिंदी नहीं बोल रहा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है। हमारी यहाँ क्रियाएं हैं। भोजपुरी में कहेगा आदमी का खइबो, का पियबो, का लेबो नहीं कहेगा। तो हमारी ये जो जनपदीय भाषाएं हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें हमारी क्रियाएं हैं, उनके साथ हिंदी का एक अविरल संबंध होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हिंदी गद्य को आकाश की ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रेमचंद कहां से आए थे? एक अत्यंत विकसित गद्य भाषा से होकर प्रेमचंद आए थे,
और उनके आते ही हिंदी का गद्य एक प्रौढ़ गद्य हुआ, एक ऐसा गद्य हुआ जो दुनिया की किसी भाषा से आंख मिला सकता था। ऐसे बहुत सारे कवि और लेखक आते रहे हैं जो जीवन से जुड़ी हुई भाषा से हिंदी को संपन्न करते रहे हैं। प्रेमचंद के बहुत बाद फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं और उनके साथ शब्दों का, अर्थों का एक पूरी एक संरचना आती है। आप श्री लाल शुक्ल के उपन्यास देखिए, आप मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास देखिए। ये स्थानीय भाषाएं जिनको हम कह रहे हैं, उन स्थानीय भाषाओं के भीतर जो जीवन का रस भरा हुआ है, उस जीवन के रस से हिंदी को सराबोर करने का काम हमारे बहुत सारे लेखकों ने समय समय पर किया है और उससे ही हिंदी रोज रोज संपन्न हो रही है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, जो कि है, तो ये समझना चाहिए कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, हिंदी किसी एक जाति की भाषा नहीं है, हिंदी किसी एक वर्ग की भाषा नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों की संपर्क भाषा है। तो इस हिंदी के भीतर केवल इन जनपदीय भाषाओं का नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं का जीवन रस हिंदी में आना चाहिए। और जब सभी भारतीय भाषाओं का जीवन रस आना चाहिए, तो जरूरी है कि ये जो हमारी आसपास की हिंदी कुटुंब की जो भाषाएं हैं, उन कुटुंब की भाषाओं को, अगर हमारे परिवार के 11 सदस्य हैं और मेरे अलावा परिवार के मुखिया के अलावा बाकी सब बीमार हैं, तो मुखिया कैसे स्वस्थ रह सकता है? इसको रूपक के अर्थ में मत लीजिएगा। एक परिवार में 11 लोग हैं, 10 लोग बीमार हैं, तो 11वां आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर हमारी जनपदीय भाषाएं बीमार होंगी, विलुप्त होंगी, तो हिंदी को शब्द संपदा, भाव संपदा, अर्थ संपदा कहां से मिलेगी? ये जो हमारी महानदी है गंगा, उस गंगा में आप देखें तो हजारों नदियां मिल रही हैं। जब वो गोमुख से उतरती है और गंगोत्री से होते हुए हिमालय के नीचे आती है, तो जलस्रोत के साथ अनेक नदियां आकर के मिलती हैं, तब जाकर बनती है गंगा। हिंदी ऐसी ही एक भाषा गंगा है जिसमें हजारों और कम से कम सैकड़ों भाषाओं का योगदान है। सैकड़ों भाषाएं अपने जीवन जल से हिंदी को सरसब्ज बनाती हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का जो संबंध है, उस संबंध को हमें इसी रूप में देखना चाहिए। और कई बार मैं जब गांव में जाता हूं और खड़ी बोली हिंदी में बात करने लगता हूं कभी कभी, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे अंग्रेजी मत बुका। तो मुझे झटका लगता है, क्या हम ऐसी हिंदी बना दिए हैं जो हमारे लोगों से इतनी दूर है जितनी अंग्रेजी है? अगर ऐसी हिंदी बननी है तो क्या ये हिंदी का भला है? कुछ लोग
हिंदी को अंग्रेजी बना देना चाहते हैं। हिंदी अंग्रेजी नहीं है, हिंदी हिंदी है। और हिंदी हिंदी तभी रह पाएगी जब वह अपने कौटुंबिक भाषाओं के साथ उसका एक सहचारी संबंध होगा, एक अन्योन्याश्रित संबंध होगा, उसके बीच एक आपसदारी होगी, तभी हिंदी ठीक से हिंदी बन जाएगी। मैं स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी के संबंध को इसी रूप में देखता हूं। और यह जो निर्णय है कि हम आरंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषाओं में करेंगे, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस कदम से स्थानीय भाषाओं का ही नहीं, स्थानीय विवेक का भी संरक्षण होगा। और संरक्षण ही नहीं होगा, बल्कि स्थानीय भाषा और स्थानीय विवेक मिल करके हमें एक बेहतर मनुष्य बनाएंगे। और इस स्थानीय विवेक से, स्थानीय भाषाओं से हिंदी का जब मेल होगा, तो हिंदी भी हमारी भाषा होगी, हमारी अपनी भाषा होगी। हम अंग्रेजी की जगह पर हिंदी हो ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी अपनी हिंदी हो और उसके जो प्राण तत्व हों वो इस देश की मिट्टी से बनी हुई भाषाओं के भीतर निहित संवेदनाओं का संवहन करे। मैं इसी रूप में स्थानीय भाषाओं से हिंदी के संबंध को देखता हूं। मैंने इस दिए गए विषय पर हमारी जो समझ थी, उस समझ के हिसाब से दिए गए समय में मैंने अपनी बात रखी है। अगर इसमें से कुछ भी आपको काम का लगता है तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए मेरा ये मेरी सार्थकता है। और अगर कुछ भी ऐसा आपको ग्रहण करने लायक नहीं लगता है तो आप आयोजकों से निपट लीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं है। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, अवसर दिया अपने विचार रखने का। मैं एक बार फिर राज्य हिंदी संस्थान के प्रति और इसके जो कर्ता धर्ता लोग हैं, मैडम ने इतना अच्छा संचालकीय वक्तव्य दिया, उनका नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके प्रति और सभी आयोजकों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सच में बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी बातें आज रखी हैं। चूंकि सर आपने भोजपुरी में बहुत काम किया है और एक प्रतिभागी का प्रश्न भी आया है कि भोजपुरी बोली का कक्षा शिक्षण में कैसे प्रयोग करें। तो सर निवेदन है कि थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि शिक्षकों को आसानी हो सके कक्षा शिक्षण में, प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं के लिए। हे भगवान, मैंने तो बीटीसी किया नहीं है भाई, और ये हमारे अपने ही देश में ऐसा होता है कि जो लोग शिक्षा की बुनियाद डालते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो शिक्षा के बहुत छोटे सिपाही। ये केवल अपने देश में होता है, नहीं तो दुनिया के जिनको हम विकसित देश और संपन्न देश मानते हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षा के लोगों का बहुत महत्व है। और मैं समझता हूँ, कम से कम मैं तो मानता हूँ कि उनका बहुत महत्व है। तो वो बात तो मैं नहीं बता सकता जिसके लिए मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, जिसकी ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जिनको ये ट्रेनिंग मिली हुई है।
लेकिन मैं एक अनुभव अपना आपको देना चाहता हूं। सच बात यह है कि भले ही 2020 में जनपदीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की बात की जा रही हो, हकीकत क्या है? मैंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था मैं, और हमारे जो अध्यापक थे वो आसपास के ही से ही आते थे, और कोई हिंदी में नहीं पढ़ाता था, सब भोजपुरी में पढ़ाते थे। ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, केवल 2 चीजें पढ़ाई जाती थी, बल्कि 3 चीजें पढ़ाई जाती थी। एक तो भाषा पढ़ाई जाती थी, तो भाषा के लिए इमला लिखवाया जाता था और नकल लिखवाया जाता था, ताकि लिखावट सही हो, वर्तनी सही हो, व्याकरण सही हो। और गणित पढ़ाया जाता था। तो गणित पढ़ाने का जो माध्यम था पंडित जी का, वो खड़ी बोली में नहीं पढ़ाते थे। और मैं समझता हूं कि जो हमारी पुरानी जो प्राइमरी पाठशालाएं हुआ करती थी, उन पुरानी प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम भोजपुरी ही थी, भोजपुरी इलाके में। और मेरे ख्याल से अवधि क्षेत्रों में अवधि ही रही होगी। और इस पर एक शोध भी आया है। हम लोगों को अंग्रेजी ABCD की पढ़ाई दर्जा 6 में आने के बाद हम लोगों की शुरू हुई, और कोई अंग्रेजी भी बहुत खराब नहीं है। आखिर दुनिया के और हिस्से में जाने पर बोलना तो पड़ता ही है। तो जो पहाड़े याद कराए जाते थे, आजकल मैं बच्चों को देखता हूं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जिस तरह से पहाड़े को टेबल कहा जाता है, तो जिस तरह से वो टेबल याद करते हैं, वो देख के उन पर दया आती है। हम लोग पहाड़ा ऐसे रट गए थे कि मतलब उसको एकदम हमने स्वायत्त कर लिया था। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, जो हमारी एक मित्र है और IIT BHU में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। UP कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। फिजिक्स में उनका मन नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ कि फिजिक्स के टीचर बीमार पड़ गए, तो इंटरमीडिएट के फिजिक्स के टीचर से कुछ दिन कक्षा पढ़वाई गई। तो वो बताते हैं कि इंटरमीडिएट वाले फिजिक्स के टीचर जब आए BSc में पढ़ाने फिजिक्स, तो भोजपुरी में फिजिक्स पढ़ाते थे, और ऐसा उन्होंने पढ़ाया कि फिजिक्स में मेरी रुचि हो गई। तो आप जो पहाड़े की पढ़ाई होती है, गणित जो पढ़ाते हैं, और भोजपुरी में जो टीचर पढ़ाता है, जिस तरह से हृदयंगम होता है, मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी में, अब मैं उस तरह से पढ़ा तो नहीं सकता। जो योग्यता आपकी है वह योग्यता मेरे पास नहीं है, वो ट्रेनिंग मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने अपना ये अनुभव बताया कि मैंने तो पढ़ाई पूरी की पूरी, और इसीलिए जब मैं शहर में इंटरमीडिएट में पढ़ने आया, हाई स्कूल अपने गांव से मैंने किया, और लगभग हाई स्कूल तक वो चलता था, भोजपुरी माध्यम से पढ़ाई होती थी। इंटरमीडिएट में जब पढ़ने आया शहर में, कस्बे में, तो मेरी हिंदी में भोजपुरी की ध्वनियां आती थी,
और इसके लिए मुझे मेज पर खड़ा कर दिया जाता था, सजा दी जाती थी, और ये लगता था कि जैसे मैं जो भोजपुरी बोल रहा हूं या मेरी हिंदी में जो भोजपुरी आ गई है वो जैसे कोई अपराध हो गया है। तो इस तरह से मार मार के, पीट पीट के मुझे ये समझाया गया कि जो मेरी मातृभाषा है वो कोई हीन भाषा है। ये बात बहुत दिनों तक परेशान करती रही। आगे चलकर जब हमारा विवेक इस लायक हुआ कि हम इन चीजों के बारे में निर्णय कर सकें, देख सकें, समझ सकें, तब ये बात समझ में आई। तो मैं आपके इस प्रश्न का उदाहरण सहित उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उसमें मेरी योग्यता नहीं है। धन्यवाद। सर, आपके अनुभव में ही इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत उदाहरण आपने रखा कि माध्यम भोजपुरी अगर हो तो कोई समस्या ही नहीं होगी। स्थानीय भाषा जो भी जिस क्षेत्र में पढ़ा रहे हो उस क्षेत्र की भाषा अगर शिक्षक बोलें तो सभी कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे की दिशा निर्देश के लिए या धन्यवाद के लिए मैं राज्य हिंदी संस्थान की निदेशक डॉक्टर ऋचा जोशी को से निवेदन करती हूँ कि आए और सर को धन्यवाद दें और अपनी बात रखें। धन्यवाद शीला जी। सभी को नमस्कार, सर को नमस्कार। आज अभी हमारे बीच में स्थानीय भाषाओं और हिंदी को लेकर सर ने बहुत बारीकी के साथ सारे आयामों को और सारे सरोकारों को स्थानीय भाषा और हिंदी भाषा के सम्मिलित करते हुए जो एक विवरण प्रस्तुत किया, निश्चय ही उससे हम सभी के समक्ष स्थानीय भाषाओं को लेकर जो एक समझ के लिए आवश्यकता थी वो स्पष्टता आज हो गई है। सभी शिक्षकों के लिए सत्र उपयोगी रहा होगा। आज हमें ये भी समझ में आया कि जो ये भी सभी लोगों ने आज समझा होगा कि जैसे जैसे स्थानीय बोली समृद्ध होंगी, स्थानीय बोलियों का में समृद्धि होगी, वैसे वैसे ही हिंदी भी समृद्ध होगी। हिंदी की संपन्नता स्थानीय बोलियों की संपन्नता में ही समाहित है, ये भी हमने समझा। और सर ने जो अनुभव साझा किया उससे ये समझ में आया कि जो बच्चे की मनोवैज्ञानिकता है शिक्षण के समय, उसके मनोस्थिति क्या है, इसको भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि उसकी भाषा में को कक्षा में सम्मान मिलेगा और उसकी भाषा में शिक्षक संवाद करेगा तो बच्चे की सीखने की क्षमता अधिक तेज होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी ये कहा है कि शुरुआती कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक विशेष रूप से पूरा शिक्षण वो स्थानीय बोली में ही कराया जाए, क्योंकि जब बच्चा आता है विद्यालय में तो काफी समय तो उसको सहज होने में ही लग जाता है। यदि भाषा फिर स्थानीय से औपचारिक हिंदी में ले जाएंगे तो एक अनुवाद से वो गुजरता है, तो कहीं ना कहीं वो स्कूल की प्रक्रिया से या पाठ्य सामग्री के जुड़ने से पहले ही असहज हो गया होता है और अवधारणाओं की समझ तक जाने में उसे काफी समय लग जाता है। यदि ऐसे में हम उसकी भाषा में ही उससे बात करेंगे तो वो सहज रहेगा और पहले ही दिन से जो हम उससे बात कहना चाह रहे हैं, चाहे मौखिक दक्षता विकास के लिए, चाहे सुनने की क्षमता उसमें विकसित करने के लिए या उसके अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए, तो वो अवधारणाओं को ग्रहण करने के लिए अधिक सजग रूप से हमारे सामने रहेगा और शायद एक आनंददायी वातावरण भी उसको मिलेगा। तो आज का जो सत्र था उसमें सर ने बिल्कुल सही कहा कि स्थानीय बोलियां ही हिंदी को जीवंत बनाती हैं, या बोली का जो रस है वो स्थानीय भाषाओं में है, लोक की जो भाषा है वो भी स्थानीय भाषाओं में है। तो हम सभी का ये अब दायित्व होगा इस 6 दिवसीय वेबिनार के बाद कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षण को लेके जो संस्तुतियां की गई हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आप शिक्षक हैं तो विद्यालयों में उन संस्तुतियों के जो यहाँ समझ बनी है उसके आधार पे कार्य करना प्रारंभ करें। जैसे यदि स्थानीय बोलियों को लेकर ही है तो जब तक विभाग से कुछ तैयार होती है सामग्री तब तक हम इतना तो कर ही सकते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर लें स्थानीय भाषाओं में।
अब तो औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है सभी स्तर से, तो शायद बच्चा तेजी से विषयों को ग्रहण कर पाएगा या जल्दी अधिगम संप्राप्ति हो पाएगी। हम ये भी कर सकते हैं कि यदि हम किसी और क्षेत्र में हमारी पोस्टिंग हो गई है और हमें उस क्षेत्र की भाषा नहीं आती है, तो क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को अच्छा सिखाने के लिए हम पहले वहाँ की स्थानीय भाषाओं को समझ लें, कुछ शब्दों का एक अपने पास कोश बना लें, वहाँ के जो शिक्षक हैं उसी क्षेत्र के जो स्कूल में उनसे थोड़ा बातचीत कर लें, एक शब्दकोश अपने पास तैयार कर लें, ताकि जब बच्चा हमसे बोले तो हम उसे ये नहीं कहें कि ऐसा मत बोलो क्योंकि वो मुझे नहीं पता है इसलिए। तो अपने पार्ट पर अपने हम तैयारी रखें। हम कुछ वीडियो यदि उपलब्ध हैं कहीं स्थानीय भाषाओं को लेकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वीडियो यदि हम स्थानीय भाषा में सक्षम हैं अभिव्यक्ति करने में, तो कुछ वीडियो बच्चों के लिए और अन्य शिक्षकों के लिए उदाहरण के लिए बना सकते हैं कि इस तरह कक्षा में स्थानीय बोली के साथ शिक्षण कार्य कराया जा सकता है सभी विषयों का। कुछ इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज के हमारे विशेषज्ञ प्रोफेसर सदानंद शाही जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और एक बहुत ही उपयोगी जानकारी हम लोग के साथ साझा की। इसका प्रयोग हम जो संस्थान की अगली वार्षिक कार्य योजना है, आपके द्वारा दिए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कार्यक्रम अवश्य उसमें रखेंगे। धन्यवाद सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्रतिभागियों को 6 दिन तक लगातार जुड़ने के लिए और सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने के लिए, लगातार प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को रखने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इस वेबिनार में उन्होंने अपनी रुचि भी बनाई रखी और जिज्ञासाओं को भी हमारे विशेषज्ञों के समक्ष रखा और मुझे विश्वास है कि उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। मैं इस आयोजन से जुड़े अपने हिंदी संस्थान के सभी संकाय सदस्यों को और तकनीकी सहायक को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सभी को। और प्रमाण पत्र के लिए लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। पुनः नमस्कार सभी को। बात आ गई थी, कुछ गड़बड़ हुई है सब बात आ गई। अब उनकी बातों से जोड़ते हुए वो दे दीजिए लिंक आपके व्हाट्सएप पे और चैट बॉक्स में टेलीग्राम में होता है। यहाँ ये भी लिख दीजिएगा, टेलीग्राम में भी दे दिया गया है ना। जी।